नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 7 राज्यों में राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित। 27 सीटों में से बीजेपी को 11, कांग्रेस को 6 सीटों पर मिली जीत। समाजवादी पार्टी को 7 और बीएसपी को 2 सीटें, निर्दलीय को भी 1 सीट। पांच साल बाद इलाहाबाद में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक कल। विधानसभा चुनावों की रणनीति पर होगी चर्चा। विजय बहुगुणा और हेमंता बिस्वा कार्यकारिणी में शामिल। विजय माल्या की 1400 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। प्रवर्तन निदेशालय ने की कार्रवाई। आईडीबीआई बैंक के 900 करोड़ रुपए के बकायेदार हैं माल्या। नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले में पहली गिरफ्तारी। 16 जून तक सीबीआई हिरासत में आरोपी वीरेंद्र तावड़े। परिवार ने की मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी की मांग। और हरारे वनडे मैच में भारत की जिम्बाब्वे पर 9 विकेट से शानदार जीत। लोकेश राहुल ने बनाया शतक। 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। सात राज्यों में राज्यसभा की 27 सीटों के नतीजे आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटों में सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी को मिली हैं। पार्टी के 7 उम्मीदवार विजयी रहे। इनमें अमर सिंह, बेनी प्रसाद वर्मा, संजय सेठ, सुखराम सिंह यादव, रेवती रमन सिंह, विशंभर प्रसाद निषाद और अरविंद सिंह शामिल हैं। बीएसपी के 2 उम्मीदवार सतीश चंद्र मिश्रा और अशोक सिद्धार्थ विजयी रहे। बीजेपी के शिव प्रताप शुक्ला तो कांग्रेस के कपिल सिब्बल भी राज्यसभा पहुंचने में सफल रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के विजयी उम्मीदवारों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। निर्दलीय तौर पर खड़ी प्रीति महापात्रा को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि राज्यसभा चुनाव में राजस्थान और झारखंड की सभी 6 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं। वहीं मध्य प्रदेश की 2 सीट बीजेपी और 1 कांग्रेस के खाते में गई है। उत्तराखंड की एकमात्र सीट कांग्रेस को मिली है। राजस्थान में सभी 4 सीटें बीजेपी के खाते में गईं। पार्टी उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू, ओम प्रकाश माथुर, राम कुमार शर्मा और हर्षवर्धन सिंह आसानी से जीत गए। कांग्रेस के समर्थन से मैदान में उतरे कमल मुरारका को हार का मुंह देखना पड़ा। मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। जो केंद्र ने प्रपोज किया, प्रदेश ने उसको स्वीकार करके हमको यहां से जिताया। आने वाले दिनों में केंद्र में जो भी राजस्थान संबंधित विषय है उसमें राजस्थान को भला करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश की 3 सीटों में बीजेपी के 2 उम्मीदवार एमजे अकबर और अनिल माधव दवे को जीत मिली। हालांकि पार्टी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार विनोद गोटिया को शिकस्त मिली। बीएसपी के समर्थन से कांग्रेस के विवेक तनखा भी जीत गए। एक नहीं 2 जीते हैं और 2 और 2 मिलकर 11 हो जाएंगे। इसलिए आप आगे भविष्य के अंदर 1 पे 11 हैं और हम आगे भविष्य के अंदर मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश करेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस ने 4 में से 3 सीटों पर जीत हासिल की। यहां पार्टी प्रत्याशी ऑस्कर फर्नांडिस, जयराम रमेश और केसी राम मूर्ति को विजय मिली है। बीजेपी से निर्मला सीतारमण राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं। जेडीएस के बीएम फारूक को हार का सामना करना पड़ा। झारखंड की दोनों सीटों पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पोद्दार को जीत मिली। यहां से जेएमएम के बसंत सोरेन को हार मिली। उत्तराखंड की एकमात्र सीट पर कांग्रेस के प्रदीप टमटा विजयी रहे। यहां बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार अनिल गोयल को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं 8 राज्यों की 30 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन पूरा हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हरियाणा की दोनों सीटों में से 1 सीट बीजेपी के खाते में गई है। इस सीट पर पार्टी उम्मीदवार चौधरी बीरेंद्र सिंह को जीत मिली। वहीं 1 सीट पर बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्र जीते हैं। आईएनएलडी और कांग्रेस के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे आर.के. आनंद हार गए। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में शुरू हो रही है। 2 दिन चलने वाली इस बैठक में अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी और एजेंडे में उत्तर प्रदेश चुनाव पर विशेष जोर रहेगा। इस बीच हेमंत बिस्वा शर्मा और विजय बहुगुणा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई है। अगले साल विधानसभा चुनाव को देखते हुए 5 साल बाद बीजेपी की
राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। रविवार से इलाहाबाद में शुरू हो रही इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। दूसरे और आखिरी दिन प्रधानमंत्री बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात की समीक्षा होगी, साथ ही 2 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। कार्यकारिणी में आगामी 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा में, उत्तर प्रदेश में, उन सब विषयों पे भी चर्चा होगी। उसके साथ पार्टी के जो 3 प्रस्ताव होंगे, उन प्रस्तावों पे चर्चा होगी, संगठनात्मक विषय पे चर्चा होगी। बैठक में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति को अंतिम रूप दिया जा सकता है। इसमें पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम पर भी विचार होगा। बीजेपी का कहना है कि इस बारे में अभी फैसला नहीं लिया गया है। जहां तक चेहरे की बात है, मुख्यमंत्री के चेहरे की बात है, अभी इस संदर्भ में पार्टी विचार कर रही है और कोई फाइनल अंतिम निर्णय एक तरह से नहीं हुआ है। उच्च नेतृत्व बहुत सोच विचार करके जो क्षमतावान या उपयोगी, अत्यंत उपयोगी चेहरा होगा, उसको वो लोग ले आएंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में केंद्र सरकार के कामकाज और राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी, लेकिन पूरा जोर उत्तर प्रदेश चुनाव पर ही रहेगा। बीजेपी पहले ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर चुकी है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह राज्य में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और रैलियां कर रहे हैं। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड के आरोपी वीरेंद्र सिंह तावड़े को सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया है। तावड़े को बीती रात गिरफ्तार किया गया था। उधर दाभोलकर के परिवार ने हत्या के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी की मांग की है। नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के 3 साल बाद गिरफ्तार पहले आरोपी वीरेंद्र सिंह तावड़े को शनिवार को पुणे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 16 जून तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। 7 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की थी। उन्होंने एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन इसमें लगाया है कि जिसमें ऐसा बोला जाता है कि ये तीनों केसेस से इसका ताल्लुक है और कोर्ट ने 6 दिन की कस्टडी, पुलिस कस्टडी सैंक्शन की है। शुक्रवार रात पनवेल से गिरफ्तार तावड़े हिंदू जनजागृति समिति का सदस्य है। समिति गोवा स्थित सनातन संस्था से जुड़ी है। तर्कवादी गोविंद पंसारे की हत्या में सनातन संस्था भी जांच के दायरे में है। सीबीआई तावड़े से पहले भी पूछताछ कर चुकी है और उसके घर की तलाशी ले चुकी है। अंधविश्वास के खिलाफ अलग जगाने वाले दाभोलकर की हत्या 20 अगस्त 2013 को हुई थी। देश भर में हत्या पर तीखी प्रतिक्रिया हुई और कई नामचीन हस्तियों ने कथित असहनशीलता को मुद्दा बनाकर अपने सम्मान लौटा दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार टॉपर्स मामले में बिहार पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने इस मामले के मास्टरमाइंड विष्णु राय कॉलेज के प्रिंसिपल बच्चा राय को गिरफ्तार किया है। हालांकि बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। वहीं टॉपर रूबी राय एक बार फिर दोबारा परीक्षा देने नहीं पहुंची। बोर्ड ने राय को 25 जून को दोबारा परीक्षा देने को कहा था। बिहार टॉपर्स मामले के मास्टरमाइंड बच्चा राय ने आज पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। मामले में नाम आने के बाद से वो लगातार फरार चल रहा था। बच्चा राय ने वैशाली में अपने कॉलेज विष्णु राय कॉलेज में पुलिस के सामने सरेंडर किया। पुलिस उसे पूछताछ के लिए साथ ले गई है। इससे पहले पुलिस ने उसके कॉलेज को सील कर दिया था और कई दस्तावेज बरामद किए थे। अब पुलिस बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद को सरगर्मी से ढूंढ रही है। इस बीच बिहार बोर्ड के नए अध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ बैठक की और इस तरह गड़बड़ियां रोकने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने 5000 सर्टिफिकेट की स्क्रूटनी के निर्देश दिए हैं। सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को आज यह निर्देश दिया गया है कि अगले 3 से 4 दिनों के अंदर विशेष अभियान चलाकर इस स्क्रूटनी की कार्रवाई को पूर्ण करें, ताकि किसी भी मेधावी छात्र या छात्रा के भविष्य के साथ में किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हो। बुधवार को एसआईटी ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इस मामले में 4 टॉपर्स समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार, तर्कश में आपका स्वागत है। हज़रत अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, जिन्हें लोग प्यार से अमीर खुसरो देहलवी या तूतिए हिंद के नाम से भी जानते हैं,
वो खुद अपने बारे में कहते हैं, तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम जवाब। हिंदुस्तान का जो पंडित है वो दुनिया में उसके नॉलेज का मुकाबला नहीं हो सकता। निज़ामुद्दीन औलिया कहते हैं कि अगर क़यामत में खुदा मुझसे पूछेगा कि तुम दुनिया से क्या लाए हो, तो मैं कहूँगा कि अमीर खुसरो का सूज़े दिल लाया। जानिए समझिए टूटिए हिंद अमीर खुसरो को तरकश में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। बौद्ध वृक्ष गया स्थित प्राचीन महाबोधि मंदिर के आंगन में लगा करीब 120 साल पुराना पेड़ बौद्ध धर्म की 4 प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक। कहते हैं इसी जगह महात्मा बुद्ध ने की थी तपस्या और जिस पीपल के नीचे बुद्ध को मिला था ज्ञान, ये बौद्ध वृक्ष है उसी की संतान। कारोबारी विजय माल्या पर प्रवर्तन निदेशालय शिकंजा कसता जा रहा है। आज ईडी ने माल्या की 1411 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। माल्या पर आईडीबीआई बैंक का 900 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। इससे पहले शुक्रवार को ईडी ने मुंबई में पीएमएलए अदालत में विजय माल्या को भगोड़ा घोषित करने की गुहार लगाई थी। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत गैर जमानती वारंट समेत माल्या के खिलाफ कई गिरफ्तारी वारंट लंबित हैं। विजय माल्या पर अलग अलग बैंकों का 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने असम का मुख्यमंत्री बनने पर सोनोवाल को बधाई दी और राज्य का हाल जाना। सोनोवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि राज्य पर 10,000 करोड़ रुपए का कर्जा है और इसे चुकाने के लिए केंद्र से विशेष पैकेज की जरूरत है, विशेष मदद की जरूरत है। उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य की माली हालत पर एक ज्ञापन भी दिया और श्वेत पत्र भी सौंपा। प्रधानमंत्री ने सोनोवाल को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। सोनोवाल ने वित्त मंत्री अरुण जेटली और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से भी मुलाकात की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज गाजियाबाद के अड़थाला गांव पहुंचे। उन्होंने यहां रहने वाली महिला कांग्रेस कार्यकर्ता बीना वर्मा से मुलाकात की, जो पिछले हफ्ते महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में पुतला फूंकते वक्त झुलस गई थी। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि वो परिवार के मुखिया के रूप में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने आए हैं और कांग्रेस इस लड़ाई में उनके साथ खड़ी है। साथ ही उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर कोसा। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि बढ़ती महंगाई के चलते आम आदमी को घर चलाना मुश्किल हो गया है। कांग्रेस की कार्यकर्ता है, बड़ी मजबूत कार्यकर्ता है। उसको चोट लगी इसलिए मैं यहाँ आया और बिल्कुल सही बात कही। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। मोदी जी ने कहा था कि महंगाई को कम करेंगे, मगर महंगाई बढ़ती जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई लड़ेगी। भारत सार्क विश्वविद्यालय के निर्माण पर आने वाला पूरा खर्च उठाएगा। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने आज इसका ऐलान किया। उन्होंने दिल्ली में सार्क विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में ये बात कही। फिलहाल ये विश्वविद्यालय अस्थायी जगह से चल रहा है। कार्यक्रम में मौजूद नेपाल के उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने इसे सार्क देशों की साझा समृद्धि और आकांक्षाओं का प्रतीक बताया। विश्वविद्यालय में 2010 से कक्षाएं लग रही हैं। कार्यक्रम में 652 छात्रों को मास्टर्स और 2 छात्रों को एमफिल की डिग्री दी गई। India is committed to bear 100% of capital cost towards establishment of the university. The government has identified and allocated an area of about 100 acres of land. The construction of the campus is in full swing. South Asian University is also testament to the shared aspirations and collective prosperity of the whole region. It is a demonstration of our willingness and ability to work together across borders to achieve greatness. तांबा नगरी के नाम से मशहूर राजस्थान का खेतड़ी नगर इस वक्त भारी जल संकट से जूझ रहा है। इसके चलते खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स को चलाना भी मुश्किल हो रहा है। ये है देश की तांबा राजधानी केसीसी यानी खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स।
यहाँ 1967 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुई, लेकिन आज खेतड़ी नगर का इलाका भारी जल संकट से जूझ रहा है। तमाम मशीनें बंद पड़ी हैं। कारखाने और सरकारी क्वार्टरों में 26 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। जल संकट तो इधर में बहुत भारी है, जिसके कारण हमारा जो प्रोजेक्ट है इसमें भी असर पड़ रहा है, क्योंकि हमको पानी नहीं मिल रहा है। ये डार्क जोन है। पहला हमारा जो पानी आता है इधर में, ये आ रहा है करीब 26 किलोमीटर दूर से, चौड़ा बोल के एक जगह में। दूसरा है हमारा कॉलोनी में जितना हमारा होल ड्रिल किया था, करीब 24 होल ड्रिल किया था, उसमें 14 होल में अभी पानी आ रहा है, बाकी सब सूख गया। झुंझुनू जिले का खेतड़ी नगर 2 कस्बों में बटा हुआ है। इनमें से प्राचीन कस्बा खेतड़ी और इससे 10 किलोमीटर दूर खेतड़ी नगर, जिसे यहाँ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना के बाद बसाया गया। इसमें खेतड़ी, कोलिहान और बनवास खदानें हैं, लेकिन ये पूरा इलाका भारी उपेक्षा का शिकार है। लोगों ने धीरे धीरे उन जल स्रोतों पे कब्जा कर लिया, अतिक्रमण किया। अतिक्रमण की वजह से पानी का ठहराव बिल्कुल बंद हो गया और शने शने पानी की बिल्कुल ग्राउंड वाटर बिल्कुल कम हो गया पानी का। पहले यहाँ 30-40 फीट पे ग्राउंड वाटर था और आज 600-700 फीट पे ग्राउंड वाटर उपलब्ध नहीं है। खेतड़ी नगर के आसपास कई प्राचीन धरोहरें हैं। इसमें फतेह विलास महल समेत कई और इमारतें हैं। इनको देखने दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन यहाँ बढ़ते जल संकट और तापमान के चलते अब सैलानी खेतड़ी आने से कतराते हैं। जल के बारे में उन्होंने कोई इतना ध्यान नहीं दिया। अब जब प्यास लगी, कुआं खोदो, इस टाइम तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इस मेहनत के लिए बहुत ही अच्छे इंजीनियर और अच्छे ढंग के वो हों, जब भी जाके ये कार्य होगा। खेतड़ी के आसपास का इलाका डार्क जोन में आ चुका है। पानी के अति दोहन से खारे पानी का इलाका बढ़ रहा है। समय रहते अगर इस समस्या का समाधान नहीं निकाला गया, हालात बहुत गंभीर हो जाएंगे। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। सीरिया की राजधानी दमिश्क में दोहरे आत्मघाती हमले में 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि बड़ी तादाद में लोग घायल हैं। धमाके पवित्र शिया मुस्लिम धर्मस्थल को निशाना बनाकर किए गए थे। पहले इस इलाके के आसपास बड़ी तादाद में शिया समुदाय के लोग रहते थे। धमाके की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है। भारी सैन्य सुरक्षा वाला ये इलाका लेबनान की शक्तिशाली शिया हिजबुल्लाह समूह का गढ़ है। ये समूह सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद का बड़ा समर्थक रहा है। बांग्लादेश में लगातार हो रही अल्पसंख्यकों की हत्या के विरोध में बड़ी तादाद में लोगों ने ढाका में प्रदर्शन किया। ये लोग अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और दोषियों को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। उधर ऐसे अपराधों में शामिल होने के शक में पुलिस ने करीब 1700 लोगों को हिरासत में लिया है। हाथों में बैनर लिए ये लोग बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की लगातार हो रही हत्याओं का विरोध कर रहे हैं। अलग मजहब, अलग समुदाय से जुड़े ये लोग गुनहगारों को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। आज के বাংলাদেশে একের পর এক সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন হচ্ছে, হত্যা হচ্ছে। বনপাড়ায় সুনীল গোমেজকে হত্যার পরের দিন হত্যা করা হয়েছে। शुक्रवार को हिंदू आश्रम के कर्मचारी की हत्या कर दी गई थी, जिसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन IS ने ली है। पुलिस ने ऐसी घटनाओं से जुड़े लोगों की धरपकड़ भी शुरू कर दी है। अब तक 1700 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से अल्पसंख्यक समुदाय पर हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं। 5 महीनों में आतंकी अब तक 30 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं, जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के अलावा ब्लॉगर्स और शिक्षक शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दक्षिण पश्चिम चीन में तूफान के बाद आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। इसमें 3 लोग लापता हैं, जबकि कई लोग फंसे हुए हैं। मूसलाधार बारिश से इलाके के कई गांव और शहर बुरी तरह से प्रभावित हैं। भूस्खलन के चलते कई सड़कों से संपर्क टूट गया है और बिजली आपूर्ति बाधित है। बारिश से घरों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से पलायन शुरू हो गया है। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं। बचावकर्मी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। चीन में बीते 2 हफ्ते से आ रहे तूफान की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। भारत जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच भारत ने 9 विकेट से जीत लिया है। अपने पहले ही मैच में शानदार शतक बनाने वाले लोकेश राहुल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। राहुल ने 115 गेंदों पर नाबाद 100 रनों की पारी खेली, जबकि अंबाती रायडू ने नाबाद 64 रन बनाए। हरारे वनडे में जिम्बाब्वे ने कमजोर शुरुआत की और 8 रन पर पहला विकेट गंवाने के बाद पूरी टीम संभल ही नहीं पाई और 168 रनों पर टीम ऑल आउट हो गई।
चिंगू बना ने जिम्बाब्वे की तरफ से सबसे ज्यादा 41 रन बनाए, जबकि भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 28 रन देकर 4 विकेट लिए। साइना नेहवाल ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट की महिला एकल के फाइनल में पहुंच गई हैं। सिडनी में सेमीफाइनल में उन्होंने दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी चीन की यहान वांग को हराया। रविवार को फाइनल में नेहवाल का मुकाबला चीन की ही सुन यू से होगा। साइना जीतती हैं तो इस सीजन में उनका ये पहला खिताब होगा। साइना 2014 में भी ये खिताब जीत चुकी हैं। वहीं सुन यू को नेहवाल 4 बार हरा चुकी हैं, जबकि सुन यू ने 2013 के चाइना ओपन में नेहवाल को हराया था। रियो ओलंपिक में भारत की ओर से लिएंडर पेस और रोहन बोपन्ना की जोड़ी टेनिस के पुरुष युगल प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। इससे पहले रोहन बोपन्ना ने भारतीय टेनिस संघ को खत लिखकर साकेत मैन्नी को उनका नाम सुझाया था। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने मिश्रित युगल कैटेगरी के साथ बोपन्ना के साथ सानिया मिर्जा का चयन किया है। साथ ही महिला युगल में सानिया मिर्जा के साथ प्रार्थना थुम्बरे देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। The only Asian team which would have been able to represent on the regional places basis would have been that of Rohan Bopanna and Leander Paes, as they would have been the highest ranked combined ranking amongst all nations, whether we take it from singles or doubles. और अब देश और दुनिया की कुछ और अहम खबरें। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सड़कों से धार्मिक ढांचे हटाने या इन्हें दूसरी जगह ले जाने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद जनवरी 2011 के बाद सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण कर बनाए गए ढांचे हटाने होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने विधायक ओपी शर्मा के निलंबन मामले पर विधानसभा से जवाब मांगा है। कोर्ट के मुताबिक मामला विधानसभा में ही सुलझाया जा सकता था। ओपी शर्मा को आम आदमी पार्टी के विधायक अलका लांबा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए विधानसभा के 2 सत्रों से निलंबित किया गया है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि जेएनयू में 9 फरवरी को हुए विवादित कार्यक्रम की रॉ फुटेज असली थी। पुलिस के मुताबिक सीबीआई लैब की फॉरेंसिक जांच में फुटेज को असली पाया गया है। देश विरोधी नारेबाजी से जुड़ी उस फुटेज के सामने आने के बाद जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को जेल जाना पड़ा था। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने शनिवार को बीजेपी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने बीजेपी पर 9 जून को एमसीडी रैली के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं पर जानबूझकर हमले करने का आरोप लगाया। पटना में एनडीए नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कानून व्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने नालंदा से नवनिर्वाचित पंचायत प्रमुख की शुक्रवार को हुई हत्या पर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था की अनदेखी का आरोप लगाया। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने शनिवार को अपना 69वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बधाई देने पर उनके घर पहुंचे। इनके अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरुण जेटली ने भी लालू को बधाई दी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को नई दिल्ली से रवाना किया। इस मौके पर सुषमा स्वराज ने कहा कि यात्रा की निगरानी के साथ चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था भी की जाएगी। 11 जून से 9 सितंबर तक चलने वाली ये यात्रा लिपुलेख और नाथुला के रास्ते जाएगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी रविवार को 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। इसमें घाना, आइवरी कोस्ट और नामीबिया शामिल हैं। 6 दिन के विदेश दौरे पर उनके साथ पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी जाएंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। गलती से सीमा पार कर भारत पहुंचे पाकिस्तान के 3 नागरिकों को वापस वतन भेज दिया गया है। बीएसएफ ने शनिवार को उन्हें रवाना किया। लौटने से पहले उन्होंने अच्छे बर्ताव के लिए बीएसएफ का शुक्रिया अदा किया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।